हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि इस बार हमारे क्लासरूम स्टडी मटेरियल एक्सटेंडेड है। यहाँ पे हम लोग जुलाई और अगस्त मंथ की जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है योर प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 मंथ की करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉलिटी में देखेंगे एंड पॉलिटी में भी इस बार जितनी टॉपिक्स है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। आपको पता है कि आप देखे होंगे कि लगातार जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर न्यूज़ में रहती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 99th के बारे में आप लोग जानते होंगे जिसमें कि एनजैक लाने की बात की गई थी, नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट कमीशन। तो ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइट कर दिया था और इसको स्टक डाउन कर दिया गया। तो इसके रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा कि 2 साल लगातार इस पर क्वेश्चन आए। तो इस बार 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एक्चुअली ये 97th अमेंडमेंट हुआ क्या, इसमें क्या न्यू ऐड किया गया। 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो फंडा था वो हमारे देश में लाया गया। अब इसको लाया गया तो हमारे संविधान में चेंज किया गया, लेकिन कहाँ कहाँ चेंज किया गया। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में है उसके आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पे सब क्लॉज 1C यहाँ पे लाया गया, जिसमें कि कहा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये फंडामेंटल राइट्स के तहत इसको इंक्लूड किया गया। वहीं अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 43B है जो कि डीपीएसपी में देखने को मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके तहत एक यहाँ पे आर्टिकल आपका रखा गया 43B। इसी के साथ न्यू पार्ट भी ऐड किया गया जो कि यहाँ पे 9th B है। ओके, तो ये 3 चेंजेस की गई हमारे संविधान में। एक एक करके देख लेते हैं। आर्टिकल 19(1)C है जिसमें कि ये गारंटी किया गया है कि फ्रीडम है किसी भी लोगों को हमारे देश में रहने वाले कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे सब्जेक्ट है कि सर्टेन रेस्ट्रिक्शन के साथ। आपको पता है कि एब्सोल्यूट यहाँ पे फ्रीडम नहीं है हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत, लेकिन यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा हर एक फंडामेंटल राइट्स के तहत। लेकिन एक फंडामेंटल राइट्स है जिसमें कि एब्सोल्यूट आपको फ्रीडम दिया गया, तो आपको उस फंडामेंटल राइट्स का नाम कमेंट बॉक्स में बतानी है। और डीपीएसपी के अंदर जो चेंज किया गया वो आर्टिकल 43B है। तो इसमें आप लोग देखो कि जो स्टेट है इनको कहा गया है कि वो यहाँ पे वॉलेंट्री फॉर्मेशंस के लिए प्रमोट कर सकते हैं, ऑटोनोमस ये फंक्शन करेंगे, स्वतंत्र तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपना काम करेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहेगा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। उसके साथ हमारे नए पार्ट्स ऐड किए गए जो कि पार्ट 9B है। इसके तहत ये कहा गया कि जो भी यहाँ पे रनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो यहाँ पे होनी चाहिए, और ये इस पार्ट में आपका पूरी तरीके से इनका फंक्शन क्या क्या यहाँ पे रहना है, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कितने होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको यहाँ पे पार्ट 9B में देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो गवर्नेंस की बात की जाती है, तो कोऑपरेटिव्स को यहाँ पे जो हमारे स्टेट लिस्ट है 7th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट है जिसमें कि जितने भी सब्जेक्ट है उसमें पार्लियामेंट कानून बनाते, स्टेट लिस्ट है जिसमें जितने भी सब्जेक्ट है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाते। तो यहाँ पे आपका जो कोऑपरेटिव्स है उसको स्टेट लिस्ट के तहत रखा गया है, वो भी 7th शेड्यूल में। साथ ही आप लोग देखो कि कोऑपरेटिव को एक फंडामेंटल राइट्स के तहत बनाया गया है, डीपीएसपी जैसा इसमें रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मिनी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 2002 उसके तहत रखा गया है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी है सोसाइटीज़ को अगर वो मोर देन 1 स्टेट में है। इट मीन्स कि कोई भी अगर सोसाइटीज़ फॉर्म हो रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर एक स्टेट में और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉर्म हो रही है, तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत उनको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। तो इस तरीके से ये काम चलता है। अब यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोऑपरेटिव्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि कोर्ट जो है पार्ट 9B को डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये सिर्फ यहाँ पे मल्टी स्टेट जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो कि बहुत सारे स्टेट के अंदर है या फिर आपके सिंगल स्टेट के अंदर है या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर है, वो कहाँ पे है तो पार्ट 9B में है। यहाँ पे कोऑपरेटिव्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये समझिए कि वॉलेंट्री एसोसिएशन है इंडिविजुअल के। इट मीन्स कि आप देखो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि साथ आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कॉमन नीड्स हैं जो कि एक साथ आते हैं, और जो इकॉनमिक गोल है और इंटरेस्ट है कॉमन, अगर उनका इकॉनमिक गोल है, एजेंडा है, इंटरेस्ट है, उनको फुलफिल करने के लिए वो एक साथ काम करते हैं, एक छोटी सी सोसाइटीज़ बनाते हैं। तो ये कोऑपरेटिव्स का जो फॉर्मेशन है, पीपल यहाँ पे एज ए ग्रुप आते हैं और अपने इंडिविजुअल रिसोर्सेज यहाँ पे लगाते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं बेटर तरीके से और उससे एक बेटर आउटकम्स निकल कर आए, इस तरीके का काम करते हैं। बेसिकली इनका फीचर्स क्या, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल होता है, किन बेसिस पे ये काम करते हैं। तो बेसिकली आप ये देखो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और ऑटोनोमस इनका नेचर है, एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से ये काम करते हैं।
वॉलेंट्री है, ओपन मेंबरशिप है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री अगर आपको मन करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और ओपनली ज्वाइन है, यहाँ पे ओपन मेंबरशिप है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। कंसर्न फॉर द कम्युनिटी है, इनका जो भी काम करने का यहाँ पे आपका जो भी मुद्दा होता है वो कम्युनिटी के बेसिस पे होते हैं। कॉपरेशन अमंग द कॉपरेटिव्स, यानी कि जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं तभी काम होती है। एजुकेशन, ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन, इनके लिए ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है और मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है। इट मीन्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पे जो भी काम हो रहा है इसमें क्या है कि हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंट्रीब्यूशन हो रही है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कोऑपरेटिव जो कि हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं ये 3 तरीके के हो गए। चौथे है यहाँ पे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ है। तो ये डिफरेंट तरीके का आप देख सकते हो। अब ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, तो 28 वीवर्स के द्वारा आप देखो कि 1844 में ब्रिटेन में ये स्टार्ट हुआ था। तो कोऑपरेटिव्स का जो ये फंडा है ना, ये हमारे देश से नहीं, ये ब्रिटेन से ही निकल कर आया है। उसी चीज़ को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। तो चलिए कहीं से भी निकल कर आए, लेकिन अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उससे किसी लोग का या फिर देश का फ़ायदा हो रहा है तो उस पॉलिसी को हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए। साथ ही यहाँ पे फ्रेडरिक निकोल्सन है जिनके द्वारा ये कहा, जिनको माना जाता है कि ये फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट है कंट्री में, तो इनके बारे में भी जानना है। रिसेंट स्टेप्स क्या लिया गया जिससे कि हम लोग अपने देश में कोऑपरेटिव कल्चर को और ज़्यादा प्रमोट कर सके, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशंस जो है वो यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट लेकर आए हैं इंडिया। इसी के साथ आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है, जिनका यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशंस और फार्मर वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा कोऑपरेटिव मूवमेंट लाया गया है किस सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 है जिसमें कि आरबीआई को ये पावर दिया गया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको यहाँ पे सुपरसीड करें और अगर उनको मर्ज करना है तो मर्ज करें या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर एक्वायर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर्स में भी आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी देख सकते हो कि बहुत तरीके का काम किया जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। कमिंग टू द नेक्स्ट, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस इस बार काफ़ी न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। कास्ट सेंसस की बात करें तो ये कास्ट वाइज जो है टेबुलेशन की जाती है कि हमारे देश में किस किस जगह पे किस किस कास्ट के कितने नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का, जो कि पहला ऐसा सेंसस के साथ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि पहला ऐसा सेंसस लाया गया जिसमें कि हमारे देश में कास्ट सेंसस भी है, कि हमारे कास्ट के बेसिस में हमारे देश में आपको जो डिवीज़न देखने को मिलती है तो हर कास्ट में कितने लोग हैं इसके बारे में भी इस सेंसस से हमें पता चला। ये एक डिस्टिंक्ट एक्सरसाइज है जो कि आप जानते हो कि सेंसस जो जनगणना है हर एक 10 साल में निकल कर आता है। तो लास्ट जो सेंसस हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यहाँ पे 2011 की यूज़ करते हैं। इस साल 2021 में सेंसस लाने की बात है, लेकिन देखते हैं कि कोविड-19 के कारण जो है थोड़ी प्रोसेस डिले हो रही है, तो ये इस साल आती है कि नेक्स्ट ईयर आती है, पर इसके बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझो कि सेंसस में होता क्या है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या है, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और जो अर्बन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, और इसी के बेसिस में हाउस होल्ड को रैंक की जाती है उनके प्री डिफाइंड पैरामीटर्स में। इसमें आपको 3 सेंसस देखने को मिलेगा। एक तो है सेंसस जो कि ग्रामीण एरिया वाले हैं, जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है। साथ ही सेंसस जो कि अर्बन एरिया में है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट करते हैं। कास्ट सेंसस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, और यहाँ पे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है। तो ये तीनों आप लोग को याद रखना है कि तीनों यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है आपका अलग अलग मिनिस्ट्री के तहत है। जो ग्रामीण वाले हैं वो आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। जो अर्बन एरिया वाले हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत है। लेकिन बेसिकली जो कास्ट सेंसस होता है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत है और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इट मीन्स कि कैसे स्ट्रक्चर है घर के, जो लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में है क्या उनके पास कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है, ओनरशिप स्टेटस देखा जाता है कि घर के मालिक कौन है, साथ ही मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है घरों में। और ये पूरा आप देखो कि इंटायर जो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ना वो यहाँ पे पब्लिक नहीं किया जाता है। जैसे सेंसस आपको पता है कि पब्लिक हो जाता है, सारी डेटा आप लोग को पता चलता है सेंसस के थ्रू, लेकिन ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है ये पब्लिक नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। यूटिलिटी की अगर बात करें तो 2017 में सेंटर के द्वारा जो पॉवर्टी लाइन है उसको रिप्लेस किया गया, जो कि मेन इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो फंड है वो भी ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, तो ये बेसिकली आप लोग समझ गए कि कास्ट सेंसस जो है कास्ट वाइज टेबुलेशन किया जाता है, कितने पॉपुलेशन है हमारे देश में। फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश के द्वारा 1881 में एक सेंसस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। 1931 में
सेंसस जो है वो लास्ट पब्लिकेशन हुआ था और ये कास्ट सेंसस जो इंडिया का है जिसमें कि पॉपुलेशन फिगर बताया गया था कि कास्ट के बेसिस में कितना है। तो हमारे देश में आप देखो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 2011 में ये फर्स्ट कास्ट सेंसस था, लेकिन अगर हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस देखें तो 1931 में सेंसस जो लास्ट पब्लिश किया गया था उसमें कास्ट सेंसस भी था। इट मीन्स कि कास्ट सेंसस जो है हमारे द्वारा इवॉल्व किया हुआ थ्योरी नहीं है, ये ब्रिटिश के द्वारा इवॉल्व किया हुआ थ्योरी है, ये ध्यान रखना। और पहली बार कब हमारे देश में कास्ट सेंसस आया था, तो 1881 में। फाइन, अब यहाँ पे देखिए ब्रीफ हिस्ट्री बताया जा रहा है कास्ट सेंसस के बारे में। तो 1830 में देखें तो फर्स्ट कंप्लीट यहाँ पे सेंसस जो है इंडिया का वो यहाँ पे कंडक्ट किया गया था हेनरी वॉल्टर के द्वारा। अब यहाँ पे ढाका में है इस जगह पे। 1836 और 37 में देखें तो सेकंड सेंसस जो है ये कंडक्ट किया गया। 1872 में देखें, जिसको कि पॉपुलरली यहाँ पे कहा जाता है कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया है। 1881 में ये पहली बार सिंक्रोनस सेंसस था जो कि इंडिया में ये हेल्ड हुआ, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। 1931 में लास्ट सेंसस था जिसमें कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको काउंट किया गया था। 1953 में जो कालेकर जो कमेटी है और ये फर्स्ट नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन है, इनको अपॉइंट किया गया। 1979 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा एक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन को जो है ये आपका अपॉइंट किया गया था, और इसको कौन हेड कर रहे थे, तो बीपी मंडल। फिर 1990 में यहाँ पे मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, फिर इसी को इम्प्लीमेंट किया गया 2011 में, जो कि कास्ट सेंसस लाया गया। ओके, तो इस पूरे आपको क्रोनोलॉजी को भी याद रखनी है। अब इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट देख लेते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जिनके द्वारा ये नोटिफाई किया गया है, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के तहत आता है। मेजर आप इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट देख सकते हो कि अगर एक रिवर एक राज्य से होकर दूसरे तीसरे राज्य से गुजर रही है तो ऑब्वियस है कि 2-3 जगह जो है ये झगड़ेंगे ही कि मेरे पास पानी कम आता है, वो देश जो है पानी रोक देता है। इस तरीके की जो आम झगड़ा आपको देखने को मिलेगा ये होता ही है। आप पहले इसको समझो कि जो रावी बीज और सतलज रिवर के बीच में जो झगड़ा होता है तो किस किस राज्य में होता है, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। अगर हम लोग नर्मदा के लिए देखें तो यहाँ पे भी 4 राज्य जो है आपस में झगड़ते हैं, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान है। अगर हम लोग मंडोवी और महादाई रिवर के बारे में देखें जो कि गोवा में, तो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है ये इसमें झगड़ते हैं। कृष्णा रिवर की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है, तो ये आप लोग कृष्णा रिवर देख सकते हो, ये रही। तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तो इस तरीके से ये लोग झगड़ते हैं। साथ ही अगर हम लोग वमसद्रा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, ये याद रखिएगा, ये 2 राज्यों के बीच में। गोदावरी की बात करूं तो ये इसमें जानते हैं कि आप लोग गोदावरी जो है ये साउथ की गंगा है, तो इसमें बहुत सारे राज्य आ जाते हैं और सब झगड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक के राज्य। क्योंकि देखिए यहाँ पे गोदावरी रिवर तो मेन यहीं पे है, लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरी जो है ना वो इस राज्य तक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और साथ ही साथ आपको यहाँ पे उड़ीसा वाले राज्य में देखने को मिलेगा, इसलिए ये झगड़ते हैं। पेरियार रिवर तो आपको पता है कि ये दोनों आपस में पड़ोसी राज्य जो है केरल और तमिलनाडु, ये यहाँ पे झगड़ते हैं। कावेरी रिवर भी आप लोग को पता है कि 4 मोस्ट यहाँ पे टॉप मोस्ट स्टेट है, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी, ये आपस में झगड़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ये पूरी रिवर जो है एक जगह से होकर दूसरी जगह जाती है, तो यहाँ पे जो है स्टेट जो है वो झगड़ते ही है। बट ठीक है, ये लोग झगड़ा करें, हम लोग को क्या है, हम लोग को ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़नी है। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में आप देखो कि अगेन यहाँ पे 7th स्कीड्यूल में हम लोग आ गए। 12th स्कीड्यूल है ना, अच्छा आप लोग को ये बतानी है कि 9th स्कीड्यूल में क्या है, और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये किस स्कीड्यूल में रखा गया है, ये 3 क्वेश्चन आप लोग को बतानी है, 2 अभी और इससे पहले एक जो पूछी हूँ। एंट्री 17 है जो कि स्टेट लिस्ट में ये डील करता है पानी के साथ, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनल, ड्रेनेज, एम्बार्कमेंट, वाटर शॉर्टेज और वाटर पावर है। लेकिन कन्फ्यूजन करने के लिए आप लोग देख सकते हो कि यूनियन लिस्ट में भी इसका डिस्क्रिप्शन है अंडर एंट्री 56, जिसमें कि पावर दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट को कि जो इंटर स्टेट रिवर है, एक राज्य से होकर दूसरे राज्य में अगर रिवर जा रही है तो उसको यहाँ पे आपका रेगुलेट कर सकते हैं, और साथ ही रिवर वैली है उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के अंदर है। इट मीन्स कि अगर पानी से रिलेटेड आपसे पूछ ले तो प्रॉपर वाटर जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में है, बट यहाँ पे इंटर स्टेट वाटर की बात करें तो ये यूनियन लिस्ट में। ठीक है, इसको रेगुलेट करने का काम किसके हक में, तो ये यूनियन गवर्नमेंट के हक में। उसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो कि 262 है, यहाँ पे रखा गया है कि डिस्प्यूट, और जो यहाँ पे पानी से रिलेटेड अगर इंटर स्टेट रिवर में या फिर रिवर वैली में कोई भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए फैसला कहाँ सुना जाएगा, किसके तहत सुना जाएगा, तो आर्टिकल 262 के तहत सुना जाएगा।
पार्लियामेंट बाय लॉ ये प्रोवाइड करते हैं कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई और कोर्ट जो है इस तरीके की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेंगे कोई भी डिस्प्यूट और कंप्लेन अगर निकल कर आती है तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है ओके कि 262 के तहत ये कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट और जो अदर कोर्ट है ना वो इस तरीके का इंटर डिस्प्यूट जो वाटर होती है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो होती है रिवर डिस्प्यूट उसको सुप्रीम कोर्ट और कोई अदर कोर्ट नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि क्या रीज़न होता है इस तरीके का इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट का, तो सबसे पहले आप देखो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजिम है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। एक जैसे आप नर्मदा रिवर देखते हो तो यहाँ पे आपका गुजरात में एक डैम भी है सरदार सरोवर डैम, तो उसके कारण कई बार ये कहा जाता है कि नर्मदा रिवर की पानी जो है वो गुजरात में ज़्यादा रोक लिया जाता है, इसको महाराष्ट्र अदर स्टेट में नहीं भेजा जाता है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक इशू बन जाती है। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच है, अगर 2-3 राज्यों से ये रिवर होकर गुजर रही है तो सब एक साथ मिलकर इसमें सहायता नहीं करते। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ नेशन है, इसमें आप लोग देखते हो कि डिवीज़न हो जाता है, स्टेट को अलग तरीके से पावर दी गई है और यूनियन को अलग तरीके से पावर दी गई है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इंटर स्टेट जो वाटर रिवर की बात है वो यूनियन लिस्ट में आता है, लेकिन एक्चुअली जो वाटर कॉन्सेप्ट है ये हमारे स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये एक लड़ाई का कारण है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। साथ ही आप मेजर वाटर की अगर सोर्स देखो तो ये डिपेंडेंसी होता है, क्योंकि लो रेनफॉल एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। मेनली जो नॉर्थ की रिवर होती है वो तो पेरेनियल इन नेचर है, इट मीन्स कि 12 मंथ्स जो है वहाँ पे आपको वाटर देखने को मिलेगी। बट साउथ की जो रिवर होती है ये पेरेनियल नहीं होते, इट मीन्स कि जब रेनफॉल होता है तभी यहाँ पे पानी होता है, अदरवाइज़ फिर यहाँ पे पानी ड्राई अप होने लगते हैं। एब्सेंस है कोई ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन का, इट मीन्स कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाता है। और ये जो शेयर्ड रिवर है बेसिन है और ट्रांस बाउंड्री ग्राउंड वाटर है, ये भी एक मेजर इशू बन जाता है, जिसके कारण आप देखो कि झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है जुवेनाइल जस्टिस बिल 2021। तो ये जो जुवेनाइल जस्टिस है पहले का, उसको यहाँ पे अब फिर से अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। तो एक्चुअली ये न्यू बिल है, तो जब तक ये एक्ट नहीं बनता है मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगी। बट क्योंकि यूपीएससी भी आपसे बात नहीं करेगा बिल के ऊपर, वो एक्ट के ऊपर बात करता है। तो अभी ये अगर न्यूज़ में है तो यूपीएससी को मन करेगा तो सोचेगा कि चलो पहले का जो कानून है उससे पूछ लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। तो इससे पहले जो 2015 की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इससे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक जुवेनाइल किसे कहते हैं? जुवेनाइल कहने का मतलब है कि ऐसा इंसान जिसका एज 18 साल नहीं हुआ है, 18 साल से नीचे के बच्चों को यहाँ पे जो है जुवेनाइल कहते हैं। अब ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, इसमें जो भी बच्चे अगर कॉन्फ्लिक्ट में है कानून के साथ, या कोई भी बच्चे यहाँ पे जिनको कि केयर और प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये कहता है कि ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2015 की यहाँ पे क्या क्या बात है। एडॉप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये सिविल कोर्ट ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार सिविल कोर्ट का अगर इशू निकल गया एडॉप्शन ऑर्डर को लेकर, तो फिर जो बच्चे हैं उसको फाइनली अडॉप्ट किया जाएगा इसके तहत। इट मीन्स कि जो 18 साल के बच्चे हैं उनके नीचे जो बच्चे अगर वो अगर किसी भी तरीके का क्राइम करते तो उनको यहाँ पे रखा जाएगा, इस सिविल कोर्ट के तहत ऑर्डर होना चाहिए। साथ ही साथ अपील क्या है कि यहाँ पे कोई भी अपील नहीं कर सकते। अगर एक बार यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा कोई भी अगर ऑर्डर पास हो गया तो इसको लेकर आप कोई हायर कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते हैं। सीरियस ऑफेंस क्या है? ऑफेंसेस को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ हीनियस ऑफेंस, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदा काम किया गया है, जिससे कि मिनिमम पनिशमेंट कहा जाता है कि 7 साल या फिर 7 साल जो है मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे देना है। सीरियस ऑफेंस है जिसमें कि पनिशमेंट 3 to 7 ईयर्स इम्प्रिजमेंट रखी गई है। पीटी ऑफेंस है जिसमें कि 3 साल से कम का जो है इम्प्रिजमेंट रखा गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है जिनको यहाँ पे इंक्वायर करना होगा बच्चों के बारे में जो भी यहाँ पे सीरियस ऑफेंस कर रहे हैं। तो इसलिए ये आपका 3 भाग में डिवाइड किया गया है, इसलिए पनिशमेंट भी 3 तरीके से याद रखना है। डेजिग्नेटेड कोड कौन कौन से? तो अगर बच्चों के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस है तो वो जो पनिशेबल होंगे, इट मीन्स कि अगर 7 साल या फिर 7 साल से ज़्यादा होंगे तो उनको यहाँ पे चिल्ड्रन कोर्ट में ही ट्राई किया जाएगा। और चिल्ड्रन कोर्ट आपका जो पावर ऑफ फंक्शन होता है वो इक्विवेलेंट है किसका? तो सेशन कोर्ट का। अगर ऑफेंस देखें जिसमें कि पनिशेबल आपका लेस देन 7 ईयर्स है तो इसको ट्राई किया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे 7 ईयर्स से ज़्यादा का अगर इम्प्रिजमेंट की बात की जा रही है, इट मीन्स कि हीनियस क्राइम, इससे भी ज़्यादा गंदा काम किया गया है, तो फिर यहाँ पे आपका चिल्ड्रंस कोर्ट के अंदर होगा। और अगर यहाँ पे 7 ईयर्स से कम है तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है यहाँ पे इनका ये ट्रायल होगा। साथ ही ऑफेंस अगेंस्ट अगर बच्चों की देखें तो इस एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि जो पनिशेबल है इम्प्रिजमेंट का 3 से 7 साल के बीच में, ये कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल कहने का क्या मतलब है कि बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। ये कॉग्निजेबल होगा अगर यहाँ पे आपको इम्प्रिजमेंट 3 से 7 साल के बीच का मिल रहा है। और साथ ही साथ नॉन बेलेबल है,
इट मीन्स कि बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है और ना ही आपको जो है बेल मिलेगा, यानी कि बीच में ही आपको छूट के नहीं जाने मिलेगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, स्टेट जो है ऐसा कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या फिर एक से ज़्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनानी है, जिसमें कि बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। साथ ही सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें कि यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर को अपॉइंट किया जा रहा है। और मेंबर शुड भी कौन कौन से मेंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे मेंबर वो है जो कि हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड में एटलीस्ट 7 ईयर्स काम किए हैं, तो उनको यहाँ पे लेकर आना है एज ए मेंबर, उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बना सकते हैं। साथ ही प्रैक्टिसिंग जो प्रोफेशनल है जिनके पास चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, लॉ और सोशल वर्क से रिलेटेड अगर डिग्री है तो उनको भी यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर बना सकते हैं। तो ये पूरी प्रोविज़न है अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2015। लेकिन अभी क्या यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, तो अभी अगर आप चेंज देखोगे तो ये कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए बेटर है कि जो चेंज किया जा रहा है वो लास्ट मोमेंट में मत देखिए। ये जुलाई की करंट अफेयर्स है, मैं जुलाई वाले मैगजीन में आपको पॉलिटी में पढ़ा चुकी हूँ, तो आई होप कि अभी आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो, इस चीज़ का रिविजन कीजिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वहीं से आपको ध्यान देनी है। गैम्बलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा ये आपका चलते रहता है डिस्कशन कि गैम्बलिंग को यहाँ पे अलाउ करना चाहिए, लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गैम्बलिंग की अगर हम लोग बात करें तो अगेन आप देखो कि 7th शेड्यूल में ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। और फाइनेंस एक्ट 1994 के तहत देखें तो जो बेटिंग और गैम्बलिंग है, इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ जो लोग हैं ना वो यहाँ पे पैसे लगाते हैं, उनकी मनी जो है पर्टिकुलरली जो मनी होती है इसमें रिस्क होता है या फिर गेन का होप होता है, या तो फ़ायदा हो जाता है या तो किसी को रिस्क हो जाती है। वहीं अगर लॉटरी की बात करूँ तो लॉटरी भी आपको देखने को मिलेगा कि 7th शेड्यूल में लिस्ट 1 में रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि जनरली आप देखो जिसको गैम्बलिंग के एम्बिट से बाहर रखा गया है। तो लॉटरी आपका आ जाता है सेंट्रल लिस्ट में और गैम्बलिंग आपका आ जाता है स्टेट लिस्ट में। ओके, और लॉटरी को अगर आप देखो तो इसको लॉटरीज एक्ट है, कानून है जिसके तहत इसको गवर्न किया जाता है। तो ये थोड़ी सी बहुत डिफरेंस है जिसको आपको याद रखनी है। लीगल पोजीशन अगर हम लोग गैम्बलिंग का इंडिया में देखें तो जो हॉर्स रेसिंग है वो लीगल है इंडिया में। हॉर्स रेसिंग में आप देखो कि प्रायर स्किल्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो ये गैम्बलिंग की यहाँ पे बात नहीं आती, इसलिए हॉर्स रेसिंग जो है हमारे यहाँ लीगल है। बहुत सारे इंडियन स्टेट है जिसमें आप देखो कि लॉटरीज़ को यहाँ पे लीगलाइज़ किया गया है, जैसे ये गोवा है, केरल है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगर आप इस राज्यों से आते हो तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात की जा रही है और जो लैंड बेस्ड कैसीनोज़ है उसको आप देखो कि गोवा, सिक्किम, नागालैंड और दमन में आप जाओगे तो वहाँ पे ये आपका बिल्कुल लीगलाइज है, कानूनी तौर पे यहाँ पे आपको परमिट किया गया है। महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें तो ये स्पेशली गैम्बलिंग को यहाँ पे इलीगल माना गया है, प्रोहिबिट किया गया है। ई गेमिंग की अगर बात करें तो इसको सिक्किम और नागालैंड में लीगलाइज किया गया है। तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो यहाँ पे गेम ऑफ स्किल को एज इलीगल समझते हैं, जैसे वहाँ पे उनकी कानून है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की बात करें या फिर रमी फेडरेशन होगी, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स है, तो वो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन कोड को अडॉप्ट करते हैं सारे वो जितनी भी उनकी एडवर्टीजमेंट आती है उसको लेकर। तो ये गैम्बलिंग और जो बेटिंग है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, लॉटरी वगैरह ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है, इसमें आप लोग लिख सकते हो बेटर तरीके से, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट एक्ट 127th। तो ये चलिए देख लेते हैं क्या है एक्चुअली जो यहाँ पे ये आपका बिल अभी लाया जा रहा है। तो इस बिल में क्या, क्योंकि ये एक्ट की बात कर रहे हैं 127, तो इसके बारे में समझ लीजिए कि ये टॉपिक के बारे में बात हो रहा है। कुछ प्रोविज़न जो आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 का था उसका ये क्लैरिफाई करेगा, जिससे कि जो स्टेट की पावर है कि वो बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करे, उसको फिर से इनकी पावर को, स्टेट की पावर को रिस्टोर करने की बात की जा रही है। हालांकि 102nd आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 है, जिसमें कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मतलब है कि आप जब संविधान पढ़ोगे तो उसमें बाकायदा एक आर्टिकल ऐसा होगा जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के डिटेल में आपको दी गई होगी। तो वो आर्टिकल कौन है, आर्टिकल 338B। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है कि 338B है जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 का ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 न्यू आर्टिकल भी लाए गए थे। एक तो है आर्टिकल 324A जो कि यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट यानी कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है इसकी सेंट्रल लिस्ट को ये डील करते हैं। सेकंड आर्टिकल है 366(26)(c) जिसमें कि सोशली और एजुकेशनली जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस है इसको डील करते हैं, यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर डील करने का देखोगे तो सेंट्रल लिस्ट जो यहाँ पे एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस है उसको ये डील करते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें
तो इशू यहाँ पे निकल कर आ रहा है, क्योंकि कई बार यहाँ पे झड़प होती है कि जो सेंटर है वो यहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होती है, लेकिन ये स्टेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलेगा ही। लेकिन इंडिया में अगर हम लोग देखें तो सेपरेट जो ओबीसी का लिस्ट है वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा बनाया जाता है, और 1993 से ही आप देखो कि सेंटर और हर एक स्टेट जो है अपने हिसाब से ये बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जो कि ये एक्सप्रेस करता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो यहाँ पे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उसको आइडेंटिफाई करे और डिक्लेयर करे इस लिस्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत कुछ ऐसे राइट्स हैं राइट्स हाँ, कुछ ऐसे राइट्स है स्टेट की कि वो यहाँ पे इनको पावर देते हैं। क्योंकि आप देखते हो कि ये रिजर्वेशन की बात की जाती है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन इन जॉब। तो अगर इन दोनों की बात करते हैं, जैसे 15(4) है, 16(4) है, तो इन दोनों की बात करते हैं तो इसमें जो है पूरी पावर किसको दी गई है, स्टेट को पावर दी गई है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके राज्य में कौन ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जिनको कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में छूट दिया जाए, साथ ही जॉब में छूट दिया जाए। तो इसलिए आप देखो ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है, तो इसलिए ये कई बार ये गर्मा गर्मी रहती है इस टॉपिक को लेकर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 66A जो यहाँ पे सेक्शन है हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। श्रेया शेगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये केस भी याद रखिएगा, क्या पता केस से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक्चुअली ये है क्या इसमें 66A में, तो 66A में आप देखो कि अगर कोई आप ऐसा मैसेज कर रहे हो जो कि कंप्यूटर के थ्रू या अदर कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू अगर आप कोई मैसेज भेज रहे हो तो उसको 66A क्रिमिनलाइज करता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ये जो सेक्शन है 66A, ये कहीं ना कहीं राइट टू फ्री स्पीच है, इसको वायलेट करता है। और ये जो बैलेंस होना चाहिए कि कुछ अधिकार और जो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उसके बीच में ये बैलेंस नहीं बैठा पाता है, डिस्टर्ब कर देता है सेक्शन 66A। तो इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आते हैं कोंगू नाडू, तो ये है क्या, एक्चुअली ये कॉमनली नेम है जो कि यहाँ पे वेस्टर्न जो तमिलनाडु के लोग हैं ना, जैसे ये वाली रीजन आप देखोगे वेस्टर्न तमिलनाडु के लोग, उनको यहाँ पे कोंगू नाडु कहा जाता है। तो ये रीजन है कोंगू नाडु का। जो यहाँ पे कोंगू है इस वर्ड का यहाँ पे आप देखो रेफर कर रहा है अनडिल्यूटेड लैंड, जिसको कि यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ ही नहीं कर सकते, ऐसा ज़मीन है। अगर हम लोग 2nd सेंचुरी से देखें 9th सेंचुरी तक, तो जो मेजर पार्ट है ये कोंगो रीजन का, इसको कनक्योर किया गया और गंगा डायनेस्टी के द्वारा इसको जीता गया और उसी के द्वारा इसको रूल भी किया गया। मोस्ट ऑफ देम जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे वो जैनिज्म के फॉलोवर थे, जैनिज्म को मानते थे। तो इस तरीके से हमारा पॉलिटी यहाँ पे होता है कवर। तो अब आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तालिबान कंट्रोल ओवर अफ़गानिस्तान, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो इसको देख लीजिएगा। तालिबान के द्वारा जो अफ़गानिस्तान में पावर है वो सीज़ कर लिया गया है, काबुल को कैप्चर कर लिया है जो कि अफ़गानिस्तान की राजधानी है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। गाइडिंग प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें US अफ़गान पीस डील का, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि गारंटी था कि वो यहाँ पे अफ़गान सॉइल को यूज़ करेंगे, मीन्स यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप या इंडिविजुअल नहीं पनपने देंगे अफ़गानिस्तान में, ऐसा US के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये डील साइन हुआ है US अफ़गान पीस का कि अफ़गानिस्तान की जो मिट्टी है उसमें किसी भी तरीके के यहाँ पे टेररिस्ट नहीं आ पाएंगे। एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात की जाती है जो कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग और नेगोशिएशन जो तालिबान और अफ़गानिस्तान का गवर्नमेंट के बीच में हुआ है उससे ये निकल कर आए। साथ ही परमानेंट और कॉम्प्रहेंसिव सीज़ फायर है। टाइमलाइन है विड्रॉवल का, जो कि सारे US और कोलिशन फोर्सेस जो है वो अफ़गानिस्तान से निकले। तो ये 4 यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें US और तालिबान के बीच में जो है फरवरी 29, 2020 को एक एग्रीमेंट साइन किया गया दोहा में, जिसके द्वारा ये कहा गया कि वॉर एंड होगा अफ़गानिस्तान में। US के जो आज के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनके द्वारा कहा गया कि 31 अगस्त 2021 है, और ये एक ऐसा डेट है जिसमें कि वो अपने सारे US ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से फाइनल विड्रॉ कर लेंगे, वहाँ से बुला लेंगे। तालिबान और उनके बहुत सारे जो एलाइड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिए मई 2021 में, और बहुत तरीके का उनके द्वारा जो है यहाँ पे लोगों को सताया जा रहा था, परेशान कर रहा था। जो तालिबान मिलिटेंट है फाइनली वो अगस्त 15 को काबुल में घुस गए और अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आज की डेट में आप देख सकते हो कि तालिबान का जो कंट्रोल है वो रेड वाली रीजन में आपको देखने को मिलेगा। एक टाइम था 2012 में
ये 2000 की बात है जब यहाँ पे तालिबान का जो कब्ज़ा है वो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ 2000 में क्या हुआ कि यहाँ पे तालिबान पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूएस आ चुका था और यूएस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा काम किया गया। लेकिन फिर भी आज के डेट में आप देखो कि ये वही यूएस है जो कि यहाँ से फिर से तालिबान को पूरी तरीके से, यानी कि कहीं भी नहीं छूटा यहाँ पे आपका ये बेसिकली आप देख सकते हो कि नदन अलाइंसेस जो है ये भी यहाँ पे आपका तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। तो पूरी तरीके से तालिबान जो है इसको कंट्रोल कर चुका है इस एरिया में। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन हमें ये तालिबान के बारे में समझना है कि तालिबान होते कौन है। देखिए, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, वो भी पश्तो लैंग्वेज में, जो कि 1994 में सदर्न अफगान सिटी जो यहाँ पे खंदहर है वहाँ पे वो इंटर किए थे। ये वन ऑफ द फैक्शन है, फाइटिंग है, जो कि सिविल वॉर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है सोवियत यूनियन 1989 में वो यहाँ से विड्रॉ किए थे। फिर बहुत ज़्यादा जो है अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो एक के बाद एक गिरती गई 1992 में। 1998 में क्या हुआ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में यहाँ पे कंट्रोल ले लिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ जो यूएस लीड फोर्सेस है वो 2001 में रह गए। इन्हीं के रूल के हिसाब से क्या हुआ कि यहाँ पे अपनी खुद की हार्ड लाइन जो वर्जन है सरिया का, इस्लामिक लॉ का, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद ब्रूटल पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। विमेन राइट्स जो एजुकेशन है, पढ़ने की जो यहाँ पे राइट्स थी विमेन की, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। फ्री मूवमेंट रोक दिया गया। म्यूज़िक और सिनेमा को बैन कर दिया गया अफ़गानिस्तान में। सो अभी आप लोग देखो कि थ्योरी के बेसिस में बस यही चल रहा है। और मैप की यहाँ पे अगर अफ़गानिस्तान मैप की लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। सो दिस इज़ अफ़गानिस्तान लोकेशन, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अफ़गानिस्तान को चारों ओर से पाकिस्तान है। देन इंडिया की एक छोटी सी यहाँ पे पीओके वाला रीजन से ये टच होता है। देन ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। सबसे लंबी बॉर्डर जो शेयर होती है अफ़गानिस्तान की वो पाकिस्तान के साथ होती है, जो कि आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट में जो है वो आपका, साउथ वेस्ट में आपका ईरान है। नॉर्थ वेस्ट में आपका यहाँ पे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। और नॉर्थ में ताजिकिस्तान है। तो टूट याद रखना है, TUT। यहाँ पे आपका टू टिप याद रखनी है, ये पहले में मैं बताई हूँ। तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इंडिया भी याद रखिएगा, तो यहाँ पे डबल आई कर दीजिए। इंडिया के साथ इनकी टच होती है बॉर्डर, तो इसको आपको भूलना नहीं है। अफ़गानिस्तान के भी तरफ से सबसे छोटी जो बॉर्डर शेयर करी जाती है वो इंडिया के साथ, और इंडिया की भी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें सबसे छोटी जो बॉर्डर शेयर की जाती है वो अफ़गानिस्तान के साथ। ओके, ये लैंडलॉक कंट्री है, ये भी याद रखना है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट। ठीक है, तो कई बार आप देखते हो मेनली यहाँ पे बात की जा रही है बिहार वाली रीजन में, क्योंकि नेपाल में जब भी फ्लड आता है तो नेपाल से जो फ्लड आने की प्रॉब्लम होती है उसकी फ्लड की प्रॉब्लम यहाँ पे बिहार वासी झेलते हैं। क्योंकि आप देखो कि डाउनफॉल है पूरे हिमालय से सडन नीचे जो एरिया है वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय में आपको बिहार वाला रीजन देखने को मिलेगा, नॉर्थ बिहार। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो बाढ़ होती है, तो जब ये अपना डैम ओपन कर देते हैं नेपाल वाले, तो पूरा पानी सडन से ऊपर से नीचे आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सडन आपको नॉर्थ बिहार में जो फ्लड की प्रॉब्लम है वो हर साल देखने को मिलेगा। देख लेते हैं यहाँ पे कंट्रीज़ है और कॉपरेशन का क्या क्या मैकेनिज्म है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोसी ट्रीटी जो है वो किन दो कंट्री के बीच में है, तो इंडिया नेपाल। फिर उसके बाद महाकाली ट्रीटी भी इंडिया नेपाल के बीच में है। तो नेपाल के साथ हमारा कौन कौन सा है, तो यहाँ पे कोसी ट्रीटी, महाकाली ट्रीटी। पाकिस्तान के साथ तो वन एंड ओनली है जो कि 1960 से चलते आ रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के थ्रू आप देखो कि टोटल यहाँ पे 6 जो रिवर है इसमें डिवीजन हो गया। 3 रिवर्स जो है वो आपका पाकिस्तान में है, 3 रिवर्स इंडिया में है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान को कौन कौन से रिवर है, इंडस, चेनाब, झेलम, CJI आप लोग याद रख सकते हो। और SBR जो है वो हमारे पास है, इट मीन्स कि सतलज, बीस और रावी। ठीक है, तो ये 3 है हो गए। इंडिया चाइना की अगर हम लोग बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन की गई है, जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र के लिए है और साथ ही साथ यहाँ पे रिवर सतलज के लिए है। तो ये 2 हो गए, इसके बारे में ध्यान रखना है। इंडिया बांग्लादेश की बात करें तो गैंगस ट्रीटी है यहाँ पे, फरक्का बैरेज जो यहाँ पे बनाई जा रही है उसके कारण। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि मेजर रिवर के साथ भी हमारा ट्रीटी है। वैसे टोटल हमारा इंडिया बांग्लादेश के बीच में 54 रिवर ट्रीटी है, ये भी ध्यान रखना है, जिसमें कि मेजर हमारा गंगा है, तीस्ता है, ब्रह्मपुत्र, बैरक है। इंडिया भूटान अगर हम लोग देखें तो इंडिया भूटान में कौन सी रिवर हो सकती है, तो मेनली आप लोग देखो कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल और फ्लड फॉरकास्टिंग नेटवर्क है हम दोनों के बीच में, इट मीन्स कि इंडिया और भूटान के बीच में। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए, इंडिया US रिन्यूएबल ग्लोबल डेवलपमेंट है यहाँ पे,
पार्टनरशिप डील 5 ईयर्स के लिए है, इंडिया यूएस के द्वारा यहाँ पे डील किया गया है। तो इंडिया और यूएस जो है उनके द्वारा ग्लोबल डेवलपमेंट जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसमें कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी रिन्यूएबल, ये रिन्यू की है अपने ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को। तो ये 5 साल के लिए चलेगा आगे, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो साइन किया गया है तो अमेंडमेंट किया जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल। स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो ट्रायंगुलर कॉपरेशंस का है, जो कि ग्लोबल डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा, और इसको एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, इट मीन्स कि 2026 तक के लिए। तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल इन किन 2 कंट्री के बीच में है, तो इंडिया और यूएस के बीच में है। ओके, ये ट्रायंगुलर कॉपरेशन जो है इसका क्या मतलब है? ट्रायंगुलर इट मीन्स कि आप ये 3 तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 एक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे फैसिलिटेटिंग पार्टनर है, पाइवोटल पार्टनर है, और यहाँ पे बेनिफिशियरी पार्टनर है। तो ये 3 तरीके से आपका जो है ये तीनों मिलकर काम करेंगे। नॉर्थ साउथ का जो डिवीज़न है इसको यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, आप देखो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के लिए, जो कि यहाँ पे हमारे डेवलप्ड कंट्री नॉर्थ और डेवलपिंग कंट्री साउथ के बीच में है। इंडिया और अदर हम लोग ट्रायंगुलर कॉपरेशन देख ले। एक तो ट्रायंगुलर कॉपरेशन किसके साथ है? यूएस के साथ है। दूसरी आप देख सकते हो कि ऐसे ही ट्रायंगुलर कॉपरेशन हम लोग जापान के साथ लेकर चलते हैं। और तीसरी यहाँ पे इंडिया और ट्रायंगुलर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एस सीता है, यानी कि सपोर्टिंग इंडिया ट्रेड प्रेफरेंस फॉर अफ्रीका। ठीक है, तो ये दोनों याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर टू अपॉइंट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इट मीन्स कि यहाँ पे 2 डिकेड हो चुके हैं जब से यहाँ पे कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन आई है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करना है, बट अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है क्या। ये आप लोग देखो एक इंटरफेस है सिविलियन और मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन्स के बीच में। ये जो काम करते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के तहत काम करते हैं, और साथ ही साथ ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होगा सरकार को, जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन में आते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक जनरल टर्म है, जो कि कहा जाता है कि जितने भी वेजल्स आप देखो कि जो ओशन से होकर ये आना जाना करते हैं, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब सिक्योरिटी किस तरीके का? तो यहाँ पे टेररिज्म होता है, बहुत तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि चोरी भी होती है शिप वगैरह से, रॉबरी भी होते हैं, पूरे की पूरी जहाज़ को लूट लेते हैं ये लोग, इलीगल ट्रैफिकिंग होता है, गलत तरीके से सामान को, लोगों को, इलीगल फिशिंग, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें होती है शिपिंग से। सिग्निफिकेंस क्या है इस तरीके का? अगर हम लोग नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स को के जो यहाँ पे मेंबर को अपॉइंट करना अगर हम लोग कर ले तो क्या होगा? अच्छे तरीके से एफिशिएंसी हो पाएगी। वो नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड हो गया, तो ये सब बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। मैरीटाइम और जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जैसे चाइना जो है यहाँ पे बहुत अच्छा खेलते हैं ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ अफ्रीका में रिच करने के लिए, तो वैसे ही हमारी जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगा अगर हम लोग इसको बना देते हैं। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये एक पार्ट है, इट मीन्स कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो यहाँ पे विजन था उसका पार्ट है, और सागर में भी इसको इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, डीप ओशन मिशन हो या फिर सागर माला प्रोजेक्ट हो, तो इन सब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबका इसका भी पार्ट है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगह यहाँ पे न्यूज़ में है। तो एक सेकेंड, ये देखिए अफ़गानिस्तान है जो कि अभी तक हम लोग देखे ही, फिर यूएई है, श्रीलंका है, माउंट मेरापी है, माउंट मेरापी आपको यहाँ इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, फिर ताइवान है, सिंगापुर है, एंड देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केनिया, ये है, जिबूती है, सीचलिस है ये, और ये मादागास्कर है, देन यहाँ पे हैती है, और आगे निकल कर आते हैं तो ये है किलियो वोल्केनो जो कि यूएसए के हवाई में है। अब यहाँ पे माउंट मेरापी की अगर हम लोग बात करें तो इंडोनेशिया में एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे आपका फटा है, तो इसलिए ये इसको याद रखना है। माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। हैती में क्या हुआ? तो हैती में 7.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया यहाँ पे। किलाया वोल्केनो जो कि आपको हवाई में देखने को मिलेगा। ताइवान में क्या हुआ है कि क्वाड इंक्लूड ताइवान स्ट्रेट इन टॉक्स, तो ताइवान स्ट्रेट यहाँ पे जो है इसको इंक्लूड किया गया है। श्रीलंका में क्या है कि कच्छथेवु एक इनहैबिटेड वोल्केनिक आइलैंड है पाक स्टेट में, और फिशरमैन जो है इस आइलैंड को इश्यूज निकाल के लेकर आते हैं, और काफ़ी रिकरेंट चैलेंजेस है इंडो श्रीलंका रिलेशन को लेकर। डिफेंस एक्सरसाइज देख लीजिए जो जो न्यूज़ में रहा है। सबसे पहले एक्सरसाइज यहाँ पे कटलस एक्सप्रेस 2021 है, जो कि 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ है, यूएस है, यूके है, इंडिया है, और बहुत सारी इंटरनेशनल कॉपरेशन भी ऑर्गेनाइजेशन भी है। उसके बाद यूएस नेवी के द्वारा यहाँ पे आपका सी कैट है, इट मीन्स कि साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। तो इंडिया के द्वारा अगर पार्टिसिपेट किया है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जायद तलवार एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएई के बीच में है, तो इसलिए यूएई यहाँ पे न्यूज़ में था। ऑपरेशन देवी शक्ति है जो कि इंडिया का एवेक्यूएशन मिशन आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान से।
तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इसको ध्यान रखिएगा कि हम लोग अपने जो लोगों को, अभी अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का राज चल रहा है, पूरी तरीके से कब्जा किया जा रहा है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, तो हम लोग अपने लोगों को अफ़गानिस्तान से वापस लेकर आ रहे हैं। उसके लिए कौन सी ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। सो गाइस, यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गई। तो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग यहाँ पे इकॉनमी स्टार्ट करते। और हाँ, ये जो आपका फर्स्ट भी था, जो एक्सटेंडेड मटेरियल स्टडी मटेरियल फर्स्ट है, उसकी भी इकॉनमी की पोर्शन आपकी बची हुई है। तो मैं यहाँ पे उसकी भी लेसन आप लोग को जल्दी ही प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं कल। और आज के लिए बस इतना ही। अभी आप लोग के लिए 15 डेज़ बाकी है। तो अभी भी अगर आप लोग को वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी है तो ये ओपन है, अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 15 डेज़, जिसमें कि अगर आप लोग दिन रात एक करके भी अगर स्टडी कर सकते हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगी। आप लोग पढ़े तो बहुत होंगे, रिवीजन बहुत होंगे, लेकिन आपकी जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी वो सिर्फ आपका टेस्ट सीरीज़ देने से ही होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज़ अभी भी वीज़ा नाइस की सॉल्व करनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है। उस ईमेल आईडी में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप लोग को क्या क्या जो भी क्वेरीज है उसकी आप लोग को वहाँ पे आंसर मिल जाएगी। तो मिलती हूँ मैं कल फिर नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।